हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी का एक चैप्टर ब्लड। आइए देखते हैं ब्लड क्या होता है। तो एक लाइन में हम ब्लड का डेफिनेशन देते हैं। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। सीधे क्वेश्चन कभी कभी आता है ब्लड क्या होता है, तो ऑप्शन में रहता है ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा होता है रुधिराणु। ब्लड कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? दो चीज़ों से, प्लाज्मा और क्या है, रुधिराणु है। दोस्तों, जो ब्लड होता है वह शरीर के भार का, यानी किसी भी व्यक्ति के शरीर के भार का 7 से 8% क्या होता है, ब्लड होता है। और किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में, किसकी बात कर रहे हैं, किसी वयस्क स्वस्थ व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है लीटर में, यह होता है 5 से 6 लीटर। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर वह वयस्क है, स्वस्थ है, तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर जो ब्लड है कम होता है। ठीक, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा है और क्या है, रुधिराणु या ब्लड कार्पसेल्स। ठीक, जो प्लाज्मा होता है पूरे रुधिर का लगभग 55% जो होता है ये होता है प्लाज्मा। यानी सबसे अधिक मात्रा में ब्लड में क्या मिला है, तो प्लाज्मा है 55%। बाकी जो बच रहा है 45% क्या होता है, तो 45% में रुधिराणु होते हैं, यानी कि ब्लड कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। जल होता है यानी कि पानी होता है, और क्या, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होता है। जल की मात्रा की अगर हम बात करें प्लाज्मा में कितना होता है, तो 90% जो होता है प्लाज्मा में जल होता है, और 10% में होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, अगर हम बात करें इन दोनों में, किसमें तो प्लाज्मा में और रुधिराणु में, कि कौन निर्जीव होता है, तो आप देखेंगे जो प्लाज्मा होता है इसमें जल है और कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ये पूरी तरह से क्या होता है, निर्जीव होता है। रुधिराणु की बात करें तो जो ब्लड होता है उसमें रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आरबीसी है सबसे पहला। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इसका अन्य जो नाम है इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का एक दूसरा अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों, अगला क्या है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का अन्य क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरे प्रकार का जो ब्लड होता है ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स, या ब्लड प्लेटलेट्स का अन्य जो नाम है यह होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, तो जो रुधिराणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, जिसको कहा गया एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और तीसरा क्या है, तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो ब्लड 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम एक एक को बारी बारी देखते हैं। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या होता है। आइए दोस्तों, हम जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं उसमें पहला देखते हैं रक्त कणिकाओं में कौन, आरबीसी को अभी आपको नाम क्या बताया गया कि आरबीसी का नाम है रेड ब्लड कार्पसेल्स, या इसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसी लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक रंग वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होते हैं, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। सबसे पहला क्या है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होने के कारण उनका जो रंग होता है वो लाल होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ब्लड को कलर प्रदान करने वाले पिगमेंट होते हैं 2 प्रकार के हैं। एक होता है हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है हीमोसाइनिन। इसको ध्यान दीजिएगा, एक हीमोग्लोबिन है और दूसरा क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है। जो हीमोसाइनिन होता है इसके कारण जो ब्लड का रंग होता है नीला होता है, यानी कि जिन जीवों में रक्त में हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पाया जाता है उन जीवों का जो ब्लड होता है वो नीला होता है। जैसे मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उन जीवों में जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है, हीमोसाइनिन, इसलिए उन जीवों का जो ब्लड होता है वो नीला होता है। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का
मनुष्य के ब्लड में जो रंग वर्णक यानी कि रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट होते हैं ब्लड में, ये कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में होता क्या है? तो Fe होता है, लोहा होता है, जबकि हीमोसाइनिन में क्या होता है? तो कॉपर होता है यानी कि तांबा होता है। दोस्तों जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यह केंद्रक विहीन होती हैं, यह केंद्रक विहीन होती हैं। दो अपवाद हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में आपको क्या बताया गया कि इसमें केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। दो ऐसे जीव भी आपको मिले हैं जिनमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस होता है। कौन कौन से जीव हैं? तो अपवाद स्वरूप एक जीव होता है ऊंट और दूसरा होता है लामा। ऊंट और लामा दो जीव ऐसे हैं जिसके ब्लड में लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? केंद्रक होता है। बाकी किसी भी जीव के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इसके निर्माण की बात किया जाए, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके दो स्टेज में दो जगह होता है। जैसे अगर हम बात करें किस चीज़ का? भ्रूणावस्था का यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यह होता है यकृत मतलब लीवर और प्लीहा। यकृत और प्लीहा में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कब होता है? तो भ्रूणावस्था में होता है। भ्रूणावस्था किस एज को कहा जाता है? तो बच्चे का जो विकास है यानी कि 8 वीक के जो बच्चा होता है पेट में पल रहा होता है उसके 8 वीक के स्टेज को क्या कहा जाता है? भ्रूणा स्टेज यानी कि एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। और इस दौरान जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यह यकृत और कहाँ? प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त बैंक कहा जाता है यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस आर्गन को यानी किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो आप बताएंगे प्लीहा को यानी कि स्प्लेन को कहा जाता है रक्त बैंक। भ्रूण अवस्था के बाद जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तैसे तैसे जो बच्चे का शरीर है उसमें रेड बोन मैरो, क्या कहा गया? रेड बोन मैरो। कौन सा? तो रेड बोन मैरो, इसकी हिंदी होती है लाल अस्थि मज्जा। हिंदी क्या होती है? लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो। तो जब भ्रूणावस्था का स्टेज खत्म होता तो इसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी में लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो का विकास होता है तैसे तैसे जो लाल रक्त कणिकाएं हैं निर्माण होना शुरू हो जाती है लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में। तो दो जगहों पर दो स्टेज में ह्यूमन बॉडी में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि लाल अस्थि मज्जा में भ्रूणावस्था के बाद मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है यानी कि इनकी जो लाइफ साइकिल है यह कितने दिन की होती है? तो 100 से लेके 120 दिन की लाइफ साइकिल होती है किसकी? आरबीसी की। यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है यह 100 से 120 दिन का होता है, ठीक। अभी आपको बताया गया कि भ्रूणावस्था में यकृत और प्लीहा में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। लेकिन जब ये अपना टाइम ड्यूरेशन यानी कि जो इनका जीवन काल है 100 से 120 दिन का, जब ये अपना जीवन काल समाप्त कर चुकी होती हैं तो इनकी जो मृत्यु होती है यह मृत्यु होती है यकृत और प्लीहा में। यकृत और कहाँ? तो प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मनुष्य होते हैं उनको दफनाने के लिए क्या करते हैं? कब्रगाह में दफनाते हैं यानी कब्रिस्तान में दफनाते हैं। ऐसे ही सेम जब आरबीसी की मृत्यु होती है तो यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। आइए देखते हैं हम जो आरबीसी है उसका कार्य क्या है। कार्य से चूंकि क्वेश्चन आता रहता है, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो सबसे पहला जो कार्य है लाल रक्त कणिकाओं का यह है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा किसका?
ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन में ही केवल क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, फेफड़े से ऑक्सीजन को कहाँ पर एब्जॉर्ब करके ब्लड के माध्यम से पहुँचाती है बॉडी के प्रत्येक सेल्स में। कहाँ पर प्रत्येक सेल्स में? तो माइटोकॉन्ड्रिया पर, जहाँ पर रिस्पायरेशन होता है और रिस्पायरेशन के दौरान ही क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उस रिस्पायरेशन के दौरान निकलता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या होता है, ढो के टिका के आप कह सकते हैं परिवहन करके यह पुनः फेफड़ा तक पहुँचाता है। कौन? तो आरबीसी। यानी सबसे पहला जो काम है आरबीसी का यह क्या है, तो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक। दूसरा अगर कार्य की हम बात करें किसके, आरबीसी के, तो दूसरा क्या करता काम होता है, पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन करना भी काम होता है आरबीसी का। पोषक पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको पता होगा डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन जैसे आपका जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, और जब इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो यह टूटता है ग्लूकोज में। दूसरा क्या होता है पोषक पदार्थ, तो वसा होता है यानी कि फैट होता है, और जो फैट होता है यह टूटता है फैटी एसिड में टूटता है डाइजेशन के दौरान। और दूसरा क्या है, तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में। तो ये जो पोषक पदार्थ हैं जब इनका डाइजेशन हो जाता है भोजन से, तो यही जो पोषक पदार्थ हैं ये इंटेस्टाइन के दीवारों के द्वारा, जो विलाई कोशिकाएं होती इसके द्वारा एब्जॉर्ब करके, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, ये लोग क्या करती हैं, इसको एब्जॉर्ब करके मिला देती हैं ब्लड में। अब ये जो ब्लड है आरबीसी, ये क्या करेगा, ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, अमीनो एसिड को सभी को पहुंचा देगा जहां पर रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, वहां पर पहुंचाता है। और उसी रिस्पायरेशन के दौरान इस एनर्जी का निर्माण होता है। यानी जो एनर्जी होती है ये एनर्जी तभी देगा जब जहां पर रिस्पायरेशन होना है तहां पहुंचेगा, तब ये क्या करता है, रिस्पायरेशन के दौरान ही एनर्जी होता है। तो दो काम हो गया, पहला CO2 और O2 का परिवहन, दूसरा क्या हो गया, पोषक पदार्थों का भी परिवहन होता है पूरे शरीर में। किसके माध्यम से, तो ब्लड के माध्यम से। कौन सा ब्लड, आरबीसी। तीसरा जो इसका काम है, तीसरा काम है इसका जो हार्मोन्स होता, तीसरा काम क्या है, हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स का परिवहन कैसे करता है, तो आपको पता होगा जो हार्मोन्स होते हैं वो बनते हैं कहीं दूसरे जगह पर, और इनका जो वर्क होता है ये होता है दूसरी जगह पर। जैसे जो TSH हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मस्तिष्क से निकलता है, और ये ब्लड के माध्यम से घुल के पहुंचता है कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने के लिए। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने के लिए। अब ये जो आपका मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे थायराइड ग्लैंड तक कैसे पहुंचा, कौन, TSH हार्मोन्स। तो ये भी पहुंचता है किसके परिवहन के द्वारा, आपका तो आरबीसी के परिवहन के द्वारा। यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं इसका भी परिवहन ब्लड ही करता है, ब्लड के माध्यम से हार्मोन्स एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।